डियर अब हम आपके साथ शुरू कर रहे हैं असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड एलएलपी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम है डियर। ये 14 से 18 मार्क्स तक का आपका पेपर आ सकता है पार्टनरशिप फॉर्म और एलएलपी के रिगार्ड्स में। तो ज़्यादा समय आपका बिल्कुल नहीं लगाएंगे। तो मेरी बात पे थोड़ा सा डियर ध्यान दीजिएगा। हमारे इनकम टैक्स एक्ट के लिए जो पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं और जो एलएलपीज होती हैं, दे बोथ स्टैंड एट द सेम लेवल। ठीक बात है। हाँ, कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म पे अप्लाई करते हैं और कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके एलएलपी पे अप्लाई करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस आर सेम फॉर द पार्टनरशिप फर्म एज वेल एज द एलएलपीज। ठीक बात है। अब मैं यहाँ पे आपके साथ एक छोटी सी बात और करना चाहूँगा। मेरी बात पर डियर ध्यान दीजिएगा। जो पार्टनरशिप फर्म होती हैं उनके पास पार्टनर्स होते हैं। सर क्या कितनी अच्छी बात आपने बता दी कि पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स होते हैं। अच्छा, तो हमारे जो पार्टनरशिप फर्म है, लेट्स से दिस इज द पार्टनरशिप फर्म, या हमारे ये एलएलपी भी हो सकते हैं। ये बेसिकली किससे मिलके बने होते हैं डियर? पार्टनर्स से। ठीक बात है। तो हमारे पार्टनर्स हमारे इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं और नॉन इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में अदर देन इंडिविजुअल्स भी पार्टनर्स हो सकते हैं। और ये पार्टनर्स हमारे रेसिडेंट्स भी हो सकते हैं डियर और नॉन रेसिडेंट भी हो सकते हैं। मीन्स पार्टनरशिप फर्म में दोनों तरीके के पार्टनर हो सकते हैं। दे कैन बी रेसिडेंट एज वेल एज दे कैन बी नॉन रेसिडेंट। ठीक है। और एक और छोटी सी बात है डियर, पार्टनरशिप फर्म जब अपने पार्टनर्स को किसी भी तरीके का इंटरेस्ट वगैरह पे करती है तो यहाँ पे सेक्शन 194A में इनको उस पर मतलब टीडीएस नहीं करना पड़ता। खैर ये बात मैंने आपको अभी क्यों बता दी है, बात की बात है। बट अगर आप नॉन रेसिडेंट को अगर आप इंटरेस्ट पे करेंगे साहब तो 195 में आपको मतलब टीडीएस करना पड़ेगा। चलिए ये एक अलग बात है। तो फिर हम थोड़ी सी बात आपके साथ ये करना चाहते हैं स्टार्टिंग में कि हमारे देश में डियर जो पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं या हमारे देश में जो एलएलपीज होते हैं, ये फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटीज नहीं होते। ये फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटीज नहीं होते। तो अगर हम मतलब टेक्निकली बोले तो इनको एक नाम दिया जाता है जिसको हम कहते हैं ओपैक एंटिटीज। ओपैक एंटिटीज वो एंटिटीज होती हैं जो एंटिटी लेवल पे अपना टैक्स पे करती हैं। तो ये हमारी लेट्स से पार्टनर है। तो लेट्स से पार्टनर है, लेट्स से मिस्टर ए। ठीक बात है। तो हमने कहा कि पार्टनरशिप फर्म के या एलएलपी का जो हम टैक्स का असेसमेंट करेंगे, हम पार्टनरशिप फर्म का और हम एलएलपी का लेट्स इनकम टैक्स का असेसमेंट करेंगे और लेट्स इनकी जो टोटल इनकम बनती है दैट इज लेट्स से रुपीज 50 लाख रुपीज। ठीक है। और एक और छोटी सी बात, अगर आप पार्टनरशिप फर्म के लिए डियर अगर आप टैक्स रेट बताएं तो क्या मुझे आप टैक्स रेट बताना चाहेंगे? यहाँ पे डियर जो नॉर्मल टैक्स रेट लगता है वो फ्लैट लगता है एट द रेट ऑफ 30%। ठीक बात है। सरचार्ज लगता है कि अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है अप टू ₹10 करोड़, और अगर आप अगर आपकी इनकम 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा है तो आपके ऊपर सरचार्ज लगता है फ्लैट एट द रेट ऑफ मतलब 12%। तो अगर आपकी टोटल इनकम अगर 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा है तो आपके ऊपर साफ फ्लैट सरचार्ज लग जाता है एट द रेट ऑफ 12% ऑफ द इनकम टैक्स पेबल। ठीक बात है। और हाँ, पार्टनरशिप फर्म के लिए डियर फ्रेंड्स या फिर एलएलपी के लिए किसी भी तरीके का ऑल्टरनेट टैक्सेशन रेजिम नहीं है। और लेट्स से मिस्टर है जो कि हमारे एक इंडिविजुअल है जिनके ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो बनेगी स्लैब रेट के हिसाब से। ठीक बात है। तो चलिए, हमने कहा कि डियर पार्टनरशिप फर्म की जो इनकम आती है लेट्स से दैट इज ₹50 लाख और पार्टनरशिप फर्म जो है इस पे अपना टैक्स पे करेगी। लेट्स इस पे जो टैक्स बनता है दैट इज 15 लाख और प्लस 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन से 15 लाख में 4 लाख रुपए जोड़ दें तो शायद 60,000 रुपये बनता है। चलें, तो 15,60 तो इनकी जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी दैट वुड बी 15,60,000 और पार्टनरशिप फर्म को अपने इस टैक्स लायबिलिटी पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जब पार्टनरशिप फर्म ने जब अपने इनकम पे टैक्स पे कर दिया और पार्टनरशिप फर्म जब इस इनकम को अपने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो पार्टनर्स के हैंड में डियर वो जो इनकम जो उनको पार्टनरशिप फर्म से मिली है, बहुत ध्यान से, पार्टनर्स के हैंड में वो इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी अंडर सेक्शन 10(2). पार्टनर्स के हैंड में वो इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। बट सर अभी तो आप कह रहे थे पार्टनर्स का भी असेसमेंट होगा। हाँ डियर, बिल्कुल असेसमेंट होगा। पार्टनर्स के हैंड में वो उन इनकम का असेसमेंट होगा जो कि, बहुत ध्यान से, जो कि पार्टनर्स ने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कमाई होगी, जो कि पार्टनर से अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कमाई होगी, या जो पार्टनर्स को मिली है ऐसा बोनस, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन या इंटरेस्ट फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म, प्रोवाइडेड कि पार्टनरशिप फर्म को उसका एक्सपेंडिचर अलाउड हो चुका है अंडर सेक्शन 40B। ठीक बात है। अब हम एक छोटी सी बात यहाँ आपके साथ और करना चाहते हैं। लेट्स से अगर 10 लाख रुपए हैं, अगर 10 लाख रुपए की इनकम 10 लाख रुपए की इनकम है, लेट्स से कि अगर पार्टनरशिप हम किसी तरीके से ये 10 लाख रुपए की इनकम अगर पार्टनर्स को शिफ्ट करने में कामयाब होती है और उसका अगर लेट्स से एक्सपेंडिचर भी क्लेम कर लेने में कामयाब होती है, लेट्स से ₹10 लाख है पार्टनरशिप फर्म की ये इनकम है।
ठीक है। और अगर लेट्स से 10 लाख रुपए को अगर ये पार्टनरशिप फर्म किसी तरीके से अपने पार्टनर को शिफ्ट करने में कामयाब होती है और साथ में अपने यहाँ इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए उसका एक्सपेंडिचर भी क्लेम करने में कामयाब होती है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा आपको पता है। लेट्स से पार्टनरशिप फर्म ने 10 लाख रुपए जो है वो अपने पार्टनर्स को बोनस, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन के नाम का दे दिया, ठीक बात है। तो पार्टनरशिप फर्म उसका अगर एक्सपेंडिचर क्लेम कर लेती है तो पार्टनरशिप फर्म ने कितने का टैक्स बचा लिया सर। पार्टनरशिप फर्म को 10 लाख रुपए पे कितने का टैक्स देना पड़ता, 3 लाख प्लस 4%, मतलब 3,12,000 रुपए का टैक्स देना पड़ता। तो इस पे जो पार्टनरशिप फर्म की टैक्स लायबिलिटी होती है वो होती 3,12,000 रुपए। बट सर ये जो 10 लाख रुपए इन्होंने पार्टनर्स को शिफ्ट कर दिए पार्टनर्स के एंड में, तो दैट इज दी व्हाट, दैट इनकम इज लायबल टू टैक्स। बिल्कुल ठीक बात है। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनर्स के एंड में साहब 10 लाख रुपए की इनकम आ गई। बट अगर हम एक इंडिविजुअल पार्टनर की बात करें तो साहब इंडिविजुअल पार्टनर के केस में अगर हम सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख रुपए वाला भी स्लैब लें तो यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है, यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी बनती है डियर 1,12,500। टैक्स लायबिलिटी बनती है 1,12,500। अगर आपने 115 BSc ऑप्ट नहीं भी किया हुआ तो भी साहब पार्टनर की जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो बनेगी 1,12,500। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा डियर कि पार्टनरशिप हमने क्या किया, 10 लाख रुपए जो है वो पार्टनर को शिफ्ट करके ओवरऑल अपना इनकम टैक्स लायबिलिटी कितने से कम कर ली, 3,12,000 में से अगर आप लेट से 1,12,500 घटा दें, मतलब मुद्दे वाली बात है साहब 2 लाख रुपए के आसपास में पार्टनर्स ने की पार्टनरशिप फर्म ने अपनी टैक्स लायबिलिटी 2 लाख रुपए के आसपास कम कर ली, घटा दी। और लेट्स से अगर पार्टनरशिप फर्म के 4 पार्टनर हैं और अगर पार्टनरशिप फर्म के हर किसी के साथ ऐसा करें तो पार्टनरशिप फर्म ने 8 लाख रुपए अपने टैक्स लायबिलिटी घटा दी। आर यू गाइस गेटिंग? तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मली अब अपना असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारे देश में पार्टनरशिप फर्म और LLP एट द सेम लेवल स्टैंड करते हैं मोस्ट ऑफ दी मतलब प्रोविजंस के लिए। हाँ, कुछ मतलब प्रोविजंस ऐसे हैं डियर जो कि पार्टनरशिप फर्म पे एक्सक्लूसिवली अप्लाई करते हैं, कुछ LLP पे एक्सक्लूसिवली अप्लाई करते हैं, उसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो हमने कहा कि पार्टनरशिप फर्म के ऊपर जो टैक्स रेट होता है दैट इज हायर, ठीक है, वो फ्लैट होता है 30% का। बट जो पार्टनर्स के एंड में जो इनकम टैक्स का जो रेट होता है, अगर वो पार्टनर्स मतलब मीन्स इंडिविजुअल हैं तो उनके ऊपर डियर स्लैब रेट अप्लाई करता है। तो पार्टनरशिप फर्म की कोशिश होती है कि वो किसी तरीके से अपने प्रॉफिट्स को या अपने इनकम को जेन्युइन तरीके से अपने पार्टनर्स को शिफ्ट कर दे, और ये सिर्फ और सिर्फ इनकम शिफ्ट ना कर दे, उसका अपने पास क्या क्लेम कर ले, डिफरेंस मीन्स डिडक्शन क्लेम कर ले। अगर आप अपने पास इसका मतलब ये क्लेम ही नहीं कर पाए डियर उसको, तो फिर उसका फायदा क्या। तो आप कोशिश करते हैं, आप 2 काम करते हैं। आप पहला काम क्या करते हैं, आप पहला काम ये करते हैं कि यू ट्राई मीन्स पार्टनरशिप हम कोशिश करती है, पहला काम ये क्या करती है कि अपने इनकम को अपने पार्टनर्स को किसी तरीके से ट्रांसफर किया जाए, मीन्स शिफ्ट किया जाए, मीन्स शिफ्टिंग ऑफ इनकम फ्रॉम हुम टू हुम, फ्रॉम फर्म टू पार्टनर। और पार्टनर कौन से, जनरली इंडिविजुअल। और दूसरा ये क्या चाहते हैं कि इसमें क्या क्लेम कर लें, इस अमाउंट का डिफरेंस, मतलब मीन्स मतलब डिडक्शन फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस, मतलब ताकि इनके इनकम की कंप्यूटेशन में ये जो इनको जो अमाउंट जो इन्होंने क्या नाम है कि मतलब मीन्स शिफ्ट किया है पार्टनरशिप फर्म से अपने मतलब पार्टनर को, उनको डियर ये इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाए। आर यू गाइस गेटिंग? और जैसा कि हमने आपको यहाँ पे कैलकुलेशन में दिखाया है कि हर 10 लाख रुपए जो कि पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को शिफ्ट कर लेगी, पहले रुपीज मतलब 10 लाख, तो डियर करीबन 2 लाख रुपए का टैक्स अमाउंट ये सेव कर सकते हैं और सरकार को 2 लाख रुपए का टैक्स अमाउंट का नुकसान हो सकता है। तो सवाल बनता है कि पार्टनरशिप फर्म क्या क्या ऐसे मोड हैं जो कि पार्टनर्स को इनकम को शिफ्ट कर सकती है, क्या क्या मोड्स में। तो डियर ओवर द ईयर्स पार्टनरशिप फर्म ने कुछ मोड इन्वेंट किए, जैसे कि बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट। तो ये जो है ये पार्टनर्स को पे करते हैं और इसका अपने पास एक्सपेंडिचर क्लेम करने का प्रयास करते हैं। तो मुझे बताएं, क्या लॉ मेकर को ये जितने भी अमाउंट हैं जो कि पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को पे करते हैं, क्या लॉ मेकर को इनको एडहॉक बेसिस पे पार्टनरशिप फर्म को अलाउ मतलब कर देना चाहिए? क्या ठीक है, आप जितना भी अमाउंट पे करना चाहें आप मतलब यू कैन पे, और हम आपको उसका एक्सपेंडिचर अलाउ कर देंगे, आप उसको क्लेम कर सकते हैं पार्टनरशिप फर्म? नहीं, लॉ मेकर ने कहा नहीं, हम इसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे, वी आर गोइंग टू रिस्ट्रिक्टेड, और हम आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट ही अलाउ करेंगे जो कि पार्टनरशिप फर्म
अपने पास एक्सपेंडिचर की तरह से क्लेम कर सकती है, और जो पोर्शन पार्टनरशिप फर्म अपने पास एक्सपेंडिचर की तरह से क्लेम कर सकती है वो पोर्शन आप पार्टनर्स के एंड में क्या हो जाएगा, दैट पोर्शन वुड बी लायबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर अंडर सेक्शन 28 एज द इनकम फ्रॉम द पीजीबीपी हेड ऑफ द पार्टनर, जिसके बारे में हमने आपके साथ पीजीबीपी हेड के स्टार्टिंग में चार्जिंग मतलब सेक्शन में भी बात की थी, सेक्शन नंबर मींस 28 ऑफ द पीजीबीपी। ठीक बात है, यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, तो मेरी बात पर डियर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, तो पार्टनर्स को ये जो अमाउंट जो अपने पार्टनरशिप फर्म जो है वो पार्टनर्स को पे करते हैं, उनको ये कब अलाउड होगा, क्या क्या इसके मतलब वो है, मतलब कंडीशंस है। तो डियर पार्टनरशिप फर्म को जो भी वो अपने पार्टनर्स को पे करेंगे अमाउंट अदरवाइज एन एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो पार्टनरशिप फर्म को कब अलाउ होगा, इसके लिए दो सेक्शंस हमारे पास प्रिस्क्राइब्ड है। पहला जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन 184। ध्यान दीजिएगा सेक्शन 184 क्या कहता है। सेक्शन 184 कहता है डियर कि पार्टनरशिप फर्म अपने पास एक्सपेंडिचर को जो भी वो अपने पार्टनर्स को पे करती है एज अ बोनस, सैलरी, कमीशन, रेमुनरेशन, इंटरेस्ट वगैरह, वो पार्टनरशिप फर्म तभी क्लेम कर सकती है जब वो सेक्शन 184 के कंडीशंस को पूरा करे। और दूसरा जो हमारे पास सेक्शन है दैट इज सेक्शन 40B। तो सेक्शन 184 कहता है कि पार्टनरशिप फर्म को कुछ काम करने होंगे। सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म जो है वो एक पार्टनरशिप डीड से एविडेंट होना चाहिए, मीन्स इसको हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी कह सकते, मीन्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी कह सकते हैं, मीन्स एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। दूसरा उस पार्टनरशिप डीड या फिर इंस्ट्रूमेंट में पार्टनर्स के इंडिविजुअल शेयर्स ऑफ द पार्टनर स्पेसिफाई होनी चाहिए। ठीक बात है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस पार्टनरशिप फर्म ने जिस प्रीवियस ईयर के लिए ये एक्सपेंडिचर क्लेम करना चाहते हैं, उस पार्टनरशिप फर्म ने सेक्शन 144 की किसी भी तरीके का कोई फेलियर नहीं किया, जिसकी वजह से उनका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है। यहाँ जब मैं पार्टनरशिप फर्म बोल रहा हूँ, ये अंडरस्टूड है कि साहब इसमें एलएलपी भी शामिल है। ठीक है, तो सेक्शन 144 ने ये तीन बेसिक 184 ने ये तीन बेसिक मतलब क्राइटेरियाज दिए हुए हैं कि अगर पार्टनरशिप फर्म जो बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन या इंटरेस्ट वगैरह अपने पार्टनर्स को पे करती है, उसको वो कब क्लेम कर सकती है अपने पास इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए। ठीक है, बट बात यहाँ खत्म नहीं होती। अब आता है साहब सेक्शन 40B। सेक्शन 40B कहता है कि हम ये और हाँ एक और छोटी सी बात, सेक्शन 40B ने इनको दो पार्ट्स में क्लासिफाई करता है। सेक्शन 40B रेमुनरेशन को अलग से कंसिडर करता है और इंटरेस्ट को अलग से कंसिडर करता है। तो अगर हम सेक्शन 40B के कंडीशंस की बात करें तो हम पहला जो हम हेड कंसिडर करेंगे दैट इज बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन, और जो सेकंड जो हम हेड कंसिडर करेंगे दैट वुड बी इंटरेस्ट व्हिच इज बीइंग पेड बाय द पार्टनरशिप फर्म टू द पार्टनर्स। तो सेक्शन 40B कहता है कि अगर आपने सेक्शन 184 के सारे कंडीशंस पूरे कर दिए, क्या क्या कंडीशंस के साथ एक मतलब पार्टनरशिप की वो होनी चाहिए, क्या कहते हैं उसे, मतलब डीड होनी चाहिए जिसमें इंडिविजुअल शेयर्स ऑफ द पार्टनर स्पेसिफाई होनी चाहिए। और तीसरा कंडीशन कि जिस प्रीवियस ईयर के लिए आप ये अपने पास एक्सपेंडिचर क्लेम करना चाहते हैं, आपने 144 की किसी भी तरीके की कोई फेलियर नहीं किया। अगर आपने इनमें से ऐसा कुछ भी अगर आपने फेलियर किया है डियर, तो आप जो है अकॉर्डिंगली उसका डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। ठीक बात है। अच्छा, तो सर जो अमाउंट पार्टनरशिप फर्म के हाथ में अलाउड नहीं होगा, वो इनकम क्या पार्टनर्स के हैंड में टैक्स होगी? नहीं डियर, क्योंकि फिर वो इनकम कहाँ पे टैक्स होगी? इन दी हैंड्स ऑफ द पार्टनर एट द हायर रेट। ठीक बात है। एनीहाउ, तो सेक्शन 40B कहता है कि अगर हम बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन की बात करें तो सेक्शन 40B कुछ कंडीशंस को स्पेसिफाई करता है। अगर पार्टनरशिप फर्म इन कंडीशंस को फुलफिल करेगी तभी उसका डिडक्शन क्लेम कर सकती है। डियर मैं फिर कह रहा हूँ, सेक्शन 40B की एप्लीकेबिलिटी हम बाद में चेक करेंगे, सबसे पहले हमें 184 चेक करना पड़ता है। 184 की तीनों कंडीशंस आपको पूरी करनी पड़ेंगी, और आपने 154 की कंडीशंस पूरी नहीं की तो सेक्शन 40B आपको किसी भी तरीके का कोई भी अमाउंट अलाउ नहीं करेगा डिडक्शन के फॉर्म में, बोनस, सैलरी, कमीशन, रेमुनरेशन, इंटरेस्ट के नाम पे। आई होप आप सबको ये बात पता है। ठीक है, तो 40B BCR के लिए क्या कहता है, मींस बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन वगैरह के लिए क्या कहता है? सबसे पहले ये कहता है कि साहब बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन जो है ना वो पार्टनरशिप डीड से ऑथोराइज होना चाहिए। पार्टनरशिप डीड से ऑथोराइज होना चाहिए, मतलब पार्टनरशिप डीड में एक स्पेशल क्लॉज होना चाहिए जो कि बोनस, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन की पेमेंट को पार्टनरशिप फर्म को ऑथोराइज करता है। ठीक बात है। मतलब जो पार्टनरशिप डीड है, जिस पार्टनरशिप डीड की बेसिस पे आपका असेसमेंट होता है एज अ पार्टनरशिप फर्म, इस पार्टनरशिप डीड में आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा कि सर जी हम ना अपने पार्टनर्स को बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन देंगे। और सिर्फ मेंशन करने से काम नहीं चलेगा। CBDT ने सर्कुलर में क्या कहा था, बहुत ध्यान से सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे।
CBDT ने सर्कुलर में कहा था कि सिर्फ और सिर्फ ये बात अगर पार्टनरशिप हम अपनी अगर पार्टनरशिप डीड में लिख देते हैं कि सर जी हमने एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर अपने पार्टनर्स को बोनस कमीशन रेम्यूनरेशन देंगे, इससे काम नहीं चलेगा, इनको 2 काम वहाँ पे करने पड़ेंगे। उनको उस पार्टनरशिप डीड में 2 में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। पहला, या तो वहाँ पे जो है रेम्यूनरेशन का अमाउंट फिक्स होना चाहिए कि साहब इस पर्सन कि हम इतना अमाउंट का रेम्यूनरेशन देंगे। मीन्स पार्टनरशिप डीड के क्लॉज में, पार्टनरशिप डीड के रेम्यूनरेशन क्लॉज में या तो रेम्यूनरेशन का अमाउंट लिख दो कि हम हर साल का 5 लाख रुपए का मतलब रेम्यूनरेशन पे करेंगे। अगर आप रेम्यूनरेशन का अमाउंट नहीं लिखते तो आपको दूसरा कोई ना कोई मेथड वहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, मेथड फॉर द क्वांटिफिकेशन ऑफ द रेम्यूनरेशन। मतलब आपको वो यू हैव टू स्पेसिफाई दी मीन्स मेथड फॉर द क्वांटिफिकेशन ऑफ द रेम्यूनरेशन। मतलब अगर आप इन दोनों में से आपने कोई भी एक भी काम नहीं किया तो पार्टनरशिप डीड में, बहुत ध्यान से डियर, पार्टनरशिप डीड में रेम्यूनरेशन अलाउड होने के बावजूद आप उसका डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता। आर यू गैस गेटिंग? ठीक है, तो सबसे पहले साहब पार्टनरशिप डीड में ऑथराइज होना चाहिए और ऑथराइजेशन में ये 2 कम से कम बातें, दोनों में से कोई एक तरीका लिखा होना चाहिए। या तो आपको अमाउंट स्पेसिफाई कर दो या आप वो रास्ता बता दो जिसके थ्रू आप उस रेम्यूनरेशन की क्वांटिफिकेशन करेंगे। दूसरा, पार्टनरशिप डीड में जो रेम्यूनरेशन होगा डियर, जब आपने पार्टनरशिप डीड में ये रेम्यूनरेशन, पार्टनरशिप डीड में जब आपने रेम्यूनरेशन क्लॉज डाला उसके बाद के पीरियड को कवर करेगा। तो लेट्स से कि अगर हम पार्टनरशिप डीड में रेम्यूनरेशन का क्लॉज डाल देते हैं 1 जुलाई 2022 को, तो जो रेम्यूनरेशन जो हम क्लेम कर सकते हैं वो हम 1 जुलाई 2022 के पीरियड का कर सकते हैं। मीन्स 1 अप्रैल 2022 से लेके अप टू मतलब 30 जून तक का हम रेम्यूनरेशन क्लेम नहीं कर सकते। मतलब ये बाकी साहब पोस्ट पीरियड के लिए आप रेम्यूनरेशन क्लेम कर सकते हैं और आप किसी भी तरीके का रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट नहीं दे सकते। दूसरा, लेट्स से कि हमारे पास 1 अप्रैल 2022 को भी पार्टनरशिप डीड थी जिसमें कहा गया था कि हम रेम्यूनरेशन पे करेंगे 20,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, बट आपने एक मतलब जुलाई को पार्टनरशिप डीड को अमेंड कर दिया और आपने कह दिया कि साहब हम रेम्यूनरेशन पे करेंगे 30,000 रुपये पर मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। फिर से तो हमने कहा कि हमारे पास ना ऑलरेडी जो है वो हमारे पास ऑलरेडी जो है साहब हमारे पार्टनरशिप डीड में रेम्यूनरेशन क्लॉज था। तो रेम्यूनरेशन क्लॉज कहता था कि हमारे पास 1/4/2022 को भी रेम्यूनरेशन क्लॉज था जो कहता था कि हम रेम्यूनरेशन पे करेंगे 20,000 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, बट आपने क्या किया, आपने 1/7/2022 को पार्टनरशिप डीड को अमेंड में आपने रेम्यूनरेशन क्लॉज को मीन्स अमेंड कर दिया और आपने वहाँ पे लिख दिया कि यार हमने रेम्यूनरेशन पे करेंगे ₹30,000 पर मंथ बट इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। ठीक बात है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे केसेस में क्या होगा कि जो आपको रेम्यूनरेशन अलाउड होगा फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 2022 से लेके 30 जून 2022, 1 अप्रैल 2022 से लेके 30 जून 2022 ये आपको अलाउड होगा ₹20,000 पर मंथ। बट सर हमने तो पार्टनरशिप डीड में जो है वो अमेंड कर दिया था। डियर, आप पार्टनरशिप डीड को 100 बार अमेंड करें बट उस अमेंडमेंट से आप रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट में किसी भी तरीके का कोई रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट नहीं दे सकते। तो आपने जो पार्टनरशिप डीड को जो अमेंड किया था तो इसके बाद मीन्स 1/7/2022 से ऑनवर्ड जो पीरियड होगा उसके लिए आप साहब 30,000 रुपीज़ पर मंथ का रेम्यूनरेशन आपको पार्टनरशिप डीड अलाउ करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका जो मीन्स दिस मतलब ये जो है आपका जो समय साहब 1 अप्रैल 2022 से लेकर 30 जून 2022 का जो मतलब समय है, इस पीरियड में आपको रेम्यूनरेशन अलाउड होगा। बट कितना अलाउड होगा, 20,000 रुपीज़ पर मंथ, क्योंकि और इसके बाद चूंकि आपने यहाँ पे अपनी पार्टनरशिप डीड अमेंड की, यहाँ से आप जो है वो 30,000 रुपये पर मंथ का रेम्यूनरेशन क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, तो हमने कहा कि साहब पोस्ट पीरियड यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जा सकता। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, जो रेम्यूनरेशन आप पे करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ आप वर्किंग पार्टनर्स को पे करेंगे, आप नॉन वर्किंग पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन पे नहीं कर सकते। और वर्किंग पार्टनर्स आप सिर्फ एक इंडिविजुअल हो सकता है। तो इफेक्टिवली इसका मतलब हुआ कि जो रेम्यूनरेशन पे की जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल पार्टनर को पे की जाएगी और इंडिविजुअल पार्टनर वर्किंग होना चाहिए। अगर वो लेट्स से स्लीपिंग पार्टनर तो उसको रेम्यूनरेशन अलाउड नहीं होगी। ठीक है, चौथा, रेम्यूनरेशन जो आप पे करेंगे साहब ये आपकी सब्जेक्ट टू सीलिंग होगी। सब्जेक्ट टू सीलिंग होगी मीन सेक्शन 40B एक सीलिंग स्पेसिफाई करेगा, वो एक बुक प्रॉफिट अमाउंट आपको कंप्यूट करवाएगा और उस बुक प्रॉफिट से ज़्यादा आप रेम्यूनरेशन पे नहीं कर सकते। बुक प्रॉफिट से ज़्यादा रेम्यूनरेशन आप अगर पे करेंगे तो आप इनकम टैक्स पर्पसेस में पार्टनरशिप फर्म उसको क्लेम नहीं कर सकती, एक्सेस अमाउंट अपने हैंड में क्लेम नहीं कर सकती, वो इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म के हैंड में ही टैक्सेबल होगा। आर यू गाइस गेटिंग? तो ये बुक प्रॉफिट में कितना आपको मतलब सेलिंग दी गई है, उन्होंने कहा कि साहब अगर बुक प्रॉफिट आपका निल है या अगर अप टू ₹150 है, अप टू ₹3 लाख है, बेसिकली अप टू ₹3 लाख है, तो हम आपको जो मैक्सिमम जो हम आपको जो सीलिंग देंगे डेट वुड बी 150 फ्लैट या फिर 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट। और इसके बाद 3 लाख रुपीज के बाद का जितना भी आपका बुक प्रॉफिट का पोर्शन होगा
इसमें आप क्लेम कर सकते हैं साहब 60% ऑफ द बुक प्रॉफिट अपने पास एज अ रेमुनरेशन का अमाउंट। दिस इज द मैक्सिमम सीलिंग। मैक्सिमम सीलिंग मींस इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। सर क्या हम इससे कम रेमुनरेशन पे कर सकते हैं? बिल्कुल पे कर सकते हैं डियर, इसके बाहर आप रेमुनरेशन पे नहीं कर सकते। बुक प्रॉफिट कैसे कंप्यूट होगा वी विल सी। अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट के साथ मेरे साथ साथ जल्दी से देख लें इंटरेस्ट के बारे में लॉ मेकर क्या कहते हैं सेक्शन 40B में। तो सर क्या इंटरेस्ट के लिए भी हमें 184 की कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी? हाँ डियर, आपको इंटरेस्ट के लिए भी 184 की कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। तो इंटरेस्ट भी आपका पार्टनरशिप डीड में ऑथराइज होना चाहिए। पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट का परसेंटेज लिखा होना चाहिए डियर, ध्यान दीजिएगा, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट का परसेंटेज लिखा होना चाहिए। और दूसरा, इंटरेस्ट किस अमाउंट पे दिया जाएगा वो लिखा होना चाहिए। सर अमाउंट पे दिया जाएगा मींस किन किन चीजों पे दिया जाएगा, इंटरेस्ट की बात करेंगे। इंटरेस्ट डियर अगेन पोस्ट पीरियड का होगा, मींस आप प्री पीरियड में आप अपने पार्टनरशिप डीड को अमेंड करके इंटरेस्ट का इंपैक्ट नहीं दे सकते। इंटरेस्ट आप डियर वर्किंग पार्टनर को भी दे सकते हैं और नॉन वर्किंग पार्टनर को भी दे सकते हैं। और इंटरेस्ट की जो मतलब सीलिंग लिमिट है दैट इज 12% मैक्सिमम, मतलब 12% पर annum। आप 12% से ज्यादा इंटरेस्ट पे नहीं कर सकते। हाँ अगर आप कम पे करना चाहें साहब तो शौक से पे करें, 12% से ज्यादा इंटरेस्ट पे नहीं कर सकते, 12% से ज्यादा इंटरेस्ट पे नहीं कर सकते, ठीक बात है। चलिए आपके साथ में एक छोटी सी बात करते हैं। मुझे बताएं डियर लॉ मेकर के लिए ज्यादा अच्छा कब है कि आप इनकम को जो है वो पार्टनरशिप फर्म के हैंड में टैक्स करें या इंडिविजुअल पार्टनर्स के हैंड में टैक्स करें? सर जी बट ऑब्वियस सी बात है, जब हम इनकम को पार्टनरशिप फर्म के हैंड में मतलब वो करते हैं मींस द इनकम व्हेन द इनकम इज being liable to tax in the hands of the partnership firm। क्यों? क्योंकि साहब पार्टनरशिप फर्म के लिए टैक्स रेट ज्यादा है, 30% फ्लैट रेट। आर यू गाइस गेटिंग? पार्टनरशिप और इंडिविजुअल तो मतलब क्या क्लेम कर लेते हैं, बहुत सारे मतलब स्लैब रेट और बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स वगैरह क्लेम कर लेते हैं। सेक्शन 6A को क्या क्लेम कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स, मींस मतलब मींस डिडक्शंस क्लेम कर लेते हैं, ठीक बात है। अच्छा डिडक्शन सेक्शन 6A की क्लेम कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि ये पार्टनरशिप फर्म को अलाउ नहीं होता, बट साहब कुछ ऐसे होते हैं जो कि पार्टनरशिप फर्म को अलाउ नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे ATC ATD वगैरह। ये पार्टनर ये जो है वो इंडिविजुअल्स को अलाउ हो जाते हैं, जिनकी वजह से इनकी जो टैक्स लायबिलिटी होती है वो मतलब सब्सटेंशियली कम हो जाती है, ठीक है। तो मेरे साथ साथ जल्दी से देखेंगे डियर, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक बात दिखानी थी कि पार्टनरशिप फर्म में जो है जो पार्टनरशिप फर्म में जो फर्म होता है डेट ऑल्सो इंक्लूड्स LLP। तो जहां हम पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं इट इज एज गुड एज LLP, ठीक बात। असेसमेंट एज अ फर्म, तो हम फर्म की असेसमेंट करेंगे एज अ फर्म जब दो कंडीशंस पूरी होंगी। द पार्टनरशिप इज एविडेंट बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड द इंडिविजुअल शेयर्स ऑफ द पार्टनर्स आर स्पेसिफाइड इन दैट इंस्ट्रूमेंट, ठीक बात है कि साहब उसमें इंडिविजुअल शेयर्स ऑफ द पार्टनर होना चाहिए एक। और हाँ आपकी जो इंस्ट्रूमेंट है ना, आपको जिस साल आपको एज असेसमेंट ऑफ द फर्म चाहिए, आपको उस इंस्ट्रूमेंट को अपने ITR के साथ जमा करना पड़ेगा। देखेंगे सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द पार्टनरशिप शैल अकम्पनी द रिटर्न ऑफ द इनकम ऑफ द फर्म ऑफ prevent relevant to the assessment and the assessment as a firm as a first as a firm start। मतलब जिस प्रीवियस ईयर में आप पहली बार अपने आप को फर्म की तरह से असेस करना चाहते हैं, आपको सर्टिफाइड कॉपी जो इंस्ट्रूमेंट है उसको आपको पार्टनरशिप आपको अपने ITR के साथ जमा करना पड़ेगा, ठीक है। इस पार्टनरशिप फर्म को डियर फ्रेंड साइन करना पड़ेगा बाय ऑल दी मतलब पार्टनर्स नॉट बीइंग दी माइनर्स। और यहाँ पे एक छोटी सी बात आपकी बतानी रह गई, पार्टनरशिप फर्म में डियर फ्रेंड्स हम ना मतलब माइनर को भी इंक्लूड कर सकते हैं। मींस पार्टनरशिप फर्म में हम हमने एक मतलब माइनर को भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट माइनर साफ सिर्फ और सिर्फ फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप एडमिट हो सकता है, वो किसी और पर्पस के लिए एडमिट नहीं हो सकता और ऑब्लिगेशंस वगैरह माइनर के ऊपर नहीं जाएंगी, ठीक बात है। अच्छा आगे आते हैं डियर, वेयर अ फर्म इज असेस्ड फॉर सच एज अ फॉर एन असेसमेंट डियर। जब आपने पार्टनरशिप फर्म की असेसमेंट एज अ पार्टनरशिप फर्म कर दी तो वो फ्यूचर पीरियड के लिए भी ऐसा उसी पार्टनरशिप फर्म की तरह से असेस होता रहेगा। दो कंडीशंस हैं, अगर लेट्स से कि देयर इज अ चेंज इन दी मींस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म और चेंज इन द PSR। तो अगर इन दोनों में से किसी में भी चेंज होता है मींस देयर इज अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म और चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग मतलब रेशो, तो उस केस में आपको डियर अमेंडेड पार्टनरशिप डीड अपने ITR के साथ लगानी पड़ेगी और आप अमेंडेड पार्टनरशिप डीड लगा दें, आपकी असेसमेंट एज अ फर्म होती रहेगी। अच्छा तो ये बात हमने बताई कि आपको अपनी जो है अमेंडेड पार्टनरशिप डीड लगानी पड़ेगी। मेरी बात पर डिफरेंस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर आपने 144 में जो भी फेलियर से अगर आपने वो कर दिया, आपने 144 के फेलियर को कर दिया, तो बहुत ध्यान से अगर आपने वो फेलियर कर दिया डियर, तो ऐसा नहीं कि आपका एज असेसमेंट ऑफ फर्म नहीं होगा, नहीं असेसमेंट ऑफ फर्म ही होगा आपका, क्योंकि आपको पार्टनरशिप फर्म की तरह से असेस करा के साहब सरकार का ज्यादा फायदा है, क्योंकि आपसे जो है वो हायर रेट ऑफ टैक्स वो क्लेम कर सकती है आपके ऊपर। मतलब हायर रेट ऑफ टैक्स मींस द गवर्नमेंट कैन इम्पोज हायर रेट ऑफ टैक्स अपॉन यू, ठीक बात है।
तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपने लेट से 144 के किसी भी फेलियर को कर दिया तो आप जो है एज अ पार्टनरशिप फर्म अपने हैंड में बोनस, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। ऑल्दो अगर ये 40B में अलाउड है, बट स्टिल आपने चूंकि 144 का फेलियर कर दिया तो आप जो है वो इसके लिए एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं कर सकते और ये सब कुछ आपके हाथ में टैक्स होगा। हमने आपके साथ छोटी सी बात की थी डियर कि अगर आप 10 लाख रुपए भी अगर अपने पार्टनर्स को इन चीज़ों के नाम का शिफ्ट कर सकते हैं और आपको अगर एक्सपेंडिचर अलाउड है तो आपने तकरीबन 2 लाख रुपए जो है वो टैक्स बचा लिया। एंड 2 लाख रुपए इज नॉट अ स्मॉल सम, इट इज़ अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है। अच्छा, तुमने कहा कि अगर आपने 184 को कंप्लाई नहीं किया तो क्या होगा। 184 को कंप्लाई नहीं करने का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि आपने 144 की मिस्टेक्स कर दी या कोई फेलियर कर दिया, या आपके पास एक पार्टनरशिप डीड, आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ द पार्टनरशिप नहीं है, या उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स के इंडिविजुअल शेयर्स नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी होता है डियर तो भी हम आपका असेसमेंट एज अ फर्म ही करेंगे, फिर भी हम आपका असेसमेंट एज अ फर्म ही करेंगे, हम आपकी जान नहीं छोड़ रहे, बट हम आपको किसी भी तरीके का बोनस, सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, रेम्यूनरेशन वगैरह अलाउ नहीं करेंगे। मीन्स हम आपको इसका किसी भी प्रकार का एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं करेंगे। Are you guys getting? तो देख ले डियर, when a firm does not comply with the provisions of 184 for any assessment, the firm shall be assessed as from no मतलब means deductions by way of any अच्छा payment of interest, salary, bonus, commission, remuneration by what term called to be allowed in computing the income charge under the PGBP shall be allowed in, and such interest, salary, bonus, commission shall not be chargeable to the hands to tax in the hands of the partner। ठीक बात है। चार्ज ऑफ टैक्स इन द रेट्स इन द केस ऑफ द फर्म, तो आपको डेट पता है कि फाइनेंस एक्ट में रेट स्पेसिफाइड होता है, और अगर हम फाइनेंस एक्ट की बात करें तो फिर 2022 के लिए जो एक्ट जो रेट स्पेसिफाइड है डेट इज 30%। बट हाँ, जो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है जो कि आपके चैप्टर 12 से कवर्ड होता है, वो सब स्पेशल रेट ऑफ टैक्स उसी रेट पर टैक्स होगा, ठीक है। सरचार्ज एप्लीकेबल होता है डियर 12% का फ्लैट सरचार्ज अगर आपकी जो इनकम है वो 1 करोड़ रुपए से एक्सीड कर जाती है, और हाँ, पार्टनरशिप फर्म के लिए किसी भी प्रकार का ATR नहीं है। आते हैं डियर रेम्यूनरेशन पेड टू दी पार्टनर्स। अगर आप कोई रेम्यूनरेशन वगैरह पार्टनर्स को पे करते हैं तो आप कब कब उसका एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हैं अपने हैंड्स में। तो हमने आपके साथ बात की थी कि अगर आप रेम्यूनरेशन पे करते हैं डियर तो फिर 2 तरीके से हम यहाँ पे सेक्शन 40 भी कहता है आपको। एक तो आपने लेट्स से कि बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन पे किया है, दूसरा आपने इंटरेस्ट पे किया है। तो बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन आप तभी पे कर सकते हैं जब ये पार्टनरशिप डेट से ऑथराइज हो, और उस पार्टनरशिप डीड में जो आपको रेम्यूनरेशन का अमाउंट बताया जाए या फिर वो वे बताया जाए जिसके थ्रू आप उस रेम्यूनरेशन को मतलब क्वांटिफाई करेंगे। रेम्यूनरेशन पार्टनरशिप डीड में डियर आप जो है वो मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं मतलब डाल सकते। इसका मतलब दैट शुड रिलेट टू द पोस्ट पीरियड। रेम्यूनरेशन आपको सिर्फ और सिर्फ वर्किंग पार्टनर्स को देना है। रेम्यूनरेशन के लिए जो मतलब सीलिंग है दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 40 जहाँ पे मतलब मींस बुक प्रॉफिट के हिसाब से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि आप मैक्सिमम कितना रेम्यूनरेशन पे कर सकते हैं। इंटरेस्ट की बात करें डियर तो परसेंटेज स्पेसिफाई करो, वो अमाउंट बताओ या वो बेस बताओ जिसपे जो है आपको हम आपको मतलब इंटरेस्ट अलाउ करेंगे। वर्किंग पार्टनर को भी दिया जा सकता है, नॉन वर्किंग पार्टनर को भी दिया जा सकता है, और ये पोस्ट मतलब पीरियड के लिए अलाउड होगा। मीन्स आप अपने पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट वाले क्लॉज को रेट्रोस्पेक्टिव अमेंड करके इफेक्ट नहीं दे सकते। और डियर फ्रेंड्स मतलब सीलिंग जो है यहाँ पे सीलिंग सिर्फ और सिर्फ रेट के लिए है कि आप 12% से ज़्यादा जो है इंटरेस्ट नहीं दे सकते। और हाँ, रेट के लिए सीलिंग है दैट इज 12% मैक्सिमम। आप चाहें तो उससे कम इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, कम इंटरेस्ट पे करने में कोई परेशानी नहीं है, इससे ज़्यादा में आप नहीं जा सकते। तो डियर यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और हाँ, सिर्फ और सिर्फ बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन मेरे साथ साथ देखेंगे डियर। बुक प्रॉफिट हम कैसे कंप्यूट करते हैं? बुक प्रॉफिट हम कंप्यूट करते हैं एज पर द सेक्शंस गिवन अंडर सेक्शन 28 to 44D as increased by the aggregate amount of remuneration paid payable to all the partners if such amount has already been deducted while computing the income while computing the net profit। तो देखेंगे डियर बुक प्रॉफिट के लिए हम शुरू कहाँ से करते हैं? हम आपकी जो नेट प्रॉफिट की जो इनका आपके जो P&L में जो नेट प्रॉफिट शो किया गया है हम उसको उठाते हैं, और ये जो नेट प्रॉफिट में सिर्फ और सिर्फ PGBP की इनकम होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हम बुक प्रॉफिट के कंप्यूटेशन के लिए आपका कैप गेन कंसिडर नहीं करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कंसिडर नहीं करेंगे, अदर सोर्सेस की इनकम कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पीजीबीपी की इनकम होनी चाहिए। और पीजीबीपी की इनकम का जो कंप्यूटेशन होना चाहिए डियर वो कैसे होना चाहिए? एज पर सेक्शन 30 to 44D। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 30 से लेकर 44D तक के सारे प्रोविजंस को कंसिडर करने को तैयार हैं, सारे प्रोविजंस को कंसिडर करने को तैयार हैं, तो सर जी फिर तो आपको रेम्यूनरेशन वगैरह भी माइनस कर देना चाहिए, क्योंकि रेम्यूनरेशन वगैरह किससे डील करता है? 40B से। बट इन्होंने वहाँ पे क्लियरली कह दिया कि हम रेम्यूनरेशन माइनस नहीं करेंगे, बट जो इंटरेस्ट जो है आपका उसको इन्होंने मना नहीं किया। तो अगर आप 12% तक का इंटरेस्ट पे करते हैं वो बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन के लिए आप माइनस कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि साहब प्रॉफिट अंडर द हेड पीजीबीपी जो आप कंप्यूट करेंगे, मींस कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट कैसे होगा?
कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट। कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट होगा डियर, प्रॉफिट है अंडर द हेड पीजीबीपी, और ये बुक प्रॉफिट आप पीजीबीपी की प्रॉफिट आपने कैसे कंप्यूट की है, एज पर सेक्शन 3244D। इसमें से आप माइनस करेंगे डियर अनअब्सॉर्ब्ड मीन्स डेप्रिसिएशन, जो कि आपने ब्रॉड फॉरवर्ड है आपका, ठीक बात है, क्योंकि डियर इससे ये जो सेक्शन डील करता है, ये डील करता है 32(2) से, तो ये भी माइनस होगा। बट हाँ, आपका ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस माइनस नहीं होगा, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस माइनस नहीं होगा, क्योंकि ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस डील करता है सेक्शन 72 से, इसलिए ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस माइनस नहीं होगा, ठीक बात है। इसी तरीके से डियर आपके जो है वो चैप्टर 6A के मीन्स मतलब डिडक्शंस माइनस नहीं होंगे, चैप्टर 6A के मतलब, क्योंकि डियर ये डील करते हैं सेक्शन 80 से लेके 80C से लेके 80U तक, और हमें जो इनकम की कंप्यूटेशन करनी है वो हमें करनी है साहब सेक्शन 30 से लेके 44D तक, ठीक बात है। इसमें अगर आपने रेट से कोई रेम्यूनरेशन ऑलरेडी माइनस कर दिया, अगर आपने कोई ऑलरेडी माइनस कर दिया तो उसको जोड़ दें, बट इसमें जो इंटरेस्ट है वो आपको अलाउड हो जाएगा, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 40B आपको अलाउड हो जाएगा, मींस मैक्सिमम 12% की सीलिंग, प्रोवाइडेड कि आपके पार्टनरशिप डीड वगैरह से ऑथराइज होना चाहिए। सो दिस इज योर बुक प्रॉफिट, तो ये आपका बुक प्रॉफिट है, और इस बुक प्रॉफिट में आप कितना रेम्यूनरेशन, आपका मैक्सिमम रेम्यूनरेशन आप पे कर सकते हैं। लेट्स ये जो बुक प्रॉफिट है ये कुछ भी बुक प्रॉफिट नहीं है, मतलब लॉस है यहाँ पे, दैट अमाउंट ऑफ बुक प्रॉफिट इज बेसिकली अ लॉस, तो भी आप 1.5 लाख रुपए तक का आप रेम्यूनरेशन अलाउ कर सकते हैं, मींस 1.5 लाख रुपए तक का सब आपको मतलब मींस रेम्यूनरेशन अलाउड है सेक्शन 40B में। यू कैन क्लेम अप टू ₹1,50,000 ऑफ एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ दी मींस रेम्यूनरेशन, बोनस, सैलरी, मतलब कमीशन वगैरह जो कि आपने अपने पार्टनर्स को पे किया। दूसरा, अगर बुक प्रॉफिट सही में प्रॉफिट है और अप टू ₹3 लाख, तो उस केस में जो हम आपको रेम्यूनरेशन अलाउ करेंगे, जो मतलब सीलिंग जो है अंडर सेक्शन 40B, दैट सीलिंग इज कि आप जो है साहब 1.5 लाख रुपए और 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट, और इसकी अगर बियॉन्ड है, बियॉन्ड 3 लाख, तो साहब 60% ऑफ द बुक प्रॉफिट आपका सीलिंग है, मींस इससे ज्यादा आपको जो है वो सम टोटल से ज्यादा आपको बुक प्रॉफिट सेक्शन 40B प्रोहिबिट करता है, आप उसके एक्सपेंडिचर अपने हैंड्स में क्लेम नहीं कर सकते। वर्किंग, और हाँ, हमने आपके साथ बात की थी डियर की जो रेम्यूनरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ आप अपने एक वर्किंग पार्टनर को दे सकते हैं, और वर्किंग पार्टनर आपका एक इंडिविजुअल होगा जो कि एक्टिवली एंगेज होना चाहिए इन द कंडक्टिंग द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द और प्रोफेशन ऑफ द फर्म एंड इन विच ही इज अ पार्टनर, ठीक बात है। जहाँ तक हम इंटरेस्ट की बात करते हैं डियर, तो इंटरेस्ट के बारे में हमने आपको बताया था कि इंटरेस्ट में 2 चीजें होंगी। पहले तो ये है डियर की जो पार्टनरशिप डीड है उसको इंटरेस्ट का अमाउंट, उसको इंटरेस्ट का रेट स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और वो बेस बताना पड़ेगा जिसमें वो इंटरेस्ट पेएबल है। तो मेरी बात पर डियर ध्यान दीजिएगा, एक पार्टनरशिप हम अपने पार्टनर्स को अलग अलग चीजों का इंटरेस्ट दे सकती है। जैसे डियर एक पार्टनरशिप हम अपने पार्टनर्स को ना जनरली 3 तरीके की चीजों का इंटरेस्ट दे सकती है। सबसे पहले तो डियर हमारे नाम पे जैसे हम सुनते हैं इंटरेस्ट, तो हमें लोन याद आता है कि यार हमने ना पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया होगा। दूसरा, पार्टनर्स जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, मींस कैपिटल कंट्रीब्यूशन, और जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा डियर डेट मे बी इन द नेचर ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, और दूसरा हो सकता है डियर फ्लोटिंग कैपिटल, मींस जिसको हम क्या नाम देते हैं डिफरेंस, मींस मतलब करंट अकाउंट बैलेंस, मींस मतलब करंट अकाउंट कैपिटल, और इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, फिक्स्ड अकाउंट कैपिटल, ठीक बात है। तो डियर इंटरेस्ट जो है वो पार्टनरशिप फर्म इन तीनों चाहे तो इन तीनों अमाउंट पे पे कर सकती है, पे कर सकती है। सेक्शन 40B इसको मना नहीं करता। सेक्शन 40B सिर्फ इतना कहता है कि अगर आप इन तीनों में पे करना चाहते हैं, आप इन तीनों में पे कर दें, सिर्फ 2 काम करें। पहला कि आपका ये जो इंटरेस्ट होगा वो 12% पर एनम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साहब मतलब सेकंड कि आपको उस पार्टनरशिप डीड में बताना पड़ेगा कि आप किस किस अकाउंट में इंटरेस्ट पे करेंगे। तो लेट्स से कि अगर पार्टनरशिप डीड सिर्फ और सिर्फ लोन अकाउंट मेंशन करता है कि यार हम पार्टनर के लोन अकाउंट में इंटरेस्ट पे करेंगे, ऐसे सिचुएशन में दोस्तों पार्टनरशिप फर्म जो है वो अपने कैपिटल अकाउंट में, चाहे वो फिक्स हो चाहे वो मतलब फ्लोटिंग हो, इंटरेस्ट पे नहीं कर सकती, और अगर कर दिया गया तो फिर उसके असेसमेंट में उसको इंटरेस्ट जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा, मींस दैट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी मींस डिसअलाउड, और पार्टनरशिप फर्म उसका एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं कर सकती, ठीक बात है।
तो छोटी सी बात इतना टाइम क्यों लगा दिया। तो डियर ये इंपॉर्टेंट है। और हाँ डियर, जिस तरीके का इंस्टीट्यूट का पैटर्न चल रहा है, इन चीज़ों में भी डियर अब इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला है और इन चीज़ों में छोटी छोटी बातें भी आपसे बहुत ज़्यादा पूछेगा। तो मैं आपको यहाँ पे छोटा सा एक यहाँ पे केस लॉ दिखा देना चाहता हूँ डियर, ध्यान दीजिएगा। Or if the partnership deed specifically mentions capital account balance of the partner for the purpose of interest, then interest on the current account balance of the partners shall not be allowed। इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी अकाउंट में आपको इंटरेस्ट पे करना है, उसका जो केस है डिफरेंस नोवल मीन्स मतलब डिस्ट्रीब्यूटिंग एंटरप्राइजेस वर्सेस DCIT केरला हाई कोर्ट। अच्छा, तो पार्टनरशिप हम डियर पार्टनर्स को 3 अकाउंट पे इंटरेस्ट पे कर सकती है, लोन, कैपिटल अकाउंट और फिर फ्लोटिंग कैपिटल अकाउंट, जिसको हम नाम दे सकते हैं मींस करंट अकाउंट और मींस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बट यहाँ पे जिस भी अकाउंट में पे करना आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि साहब हमने आपके साथ केस देखा था मतलब मींस केरला हाई कोर्ट का, केरला हाई कोर्ट का, जिसमें केरला हाई कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा था यार कि आप जिस भी अकाउंट में आप इंटरेस्ट पे करें आपको उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा और जो मैक्सिमम जो इंटरेस्ट होगा दैट वुड बी 12% पर annum। आप इससे ज्यादा इंटरेस्ट पे नहीं कर सकते, ठीक है साहब। अच्छा, आगे आते हैं। हाँ, इंटरेस्ट अलाउड टू दी पार्टनर्स ऑन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। तो मेरे बात पे डियर फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेट्स से कि हमारे 3 पार्टनर्स हैं ABC, हमारी पार्टनरशिप फर्म है ABC लिमिटेड, जिसके 3 पार्टनर्स हैं ABC। बट मिस्टर सी की जो स्वास्थ्य है, जो हेल्थ है, कुछ इश्यूज है, तो मिस्टर सी ने मिस्टर डी को एज अ पार्टनर इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी अपने बिहाफ में फॉर्म में रखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, पार्टनर इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। तो मिस्टर एबीसी क्या है, पार्टनर इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी, और मिस्टर डी क्या हो गया, पार्टनर इन दी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। तो जो एबीसी फर्म है वो अगर मिस्टर ए को, मिस्टर बी को, मिस्टर सी को कुछ भी इंटरेस्ट पे करेगी, दैट इंटरेस्ट वुड बी सब्जेक्ट टू सेक्शन 40B, ठीक बात है। बट लेट्स से जो एबीसी फर्म है वो मिस्टर डी को अगर कोई इंटरेस्ट पे करती है, बट मिस्टर डी को इंटरेस्ट किस नाम का पे करती है यार, कि अगर मिस्टर डी ने अपनी इंडिविजुअल मतलब कैपेसिटी में फर्म को कोई लोन दिया है, और अगर फर्म उस इंडिविजुअल कैपेसिटी के नाम पे अगर डी को इंटरेस्ट पे करती है, दैट इंटरेस्ट वुड नॉट बी सब्जेक्ट टू द सीलिंग ऑफ सेक्शन 40B, बिकॉज रियलिटी में साहब मिस्टर डी हमारे पार्टनर है ही नहीं, वो तो मिस्टर सी को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो मिस्टर सी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर लेट्स से पार्टनरशिप हमने मिस्टर डी को इंटरेस्ट पे किया, बट किस कैपेसिटी में पे किया, इन दी इंडिविजुअल कैपेसिटी ऑफ मिस्टर डी, तो ये सेक्शन 40B की सीलिंग में नहीं आएगा साहब, सेक्शन 40B की सीलिंग में नहीं आएगा। हम आपकी बात समझ गए, बट साहब इसमें बाकी चीजें लग जाएंगी, इसमें और क्या क्या चीजें लग जाएंगी, इसमें आपका 194A का TDS लग जाएगा, इसमें आपका सेक्शन 36(1)(3) लग जाएगा कि साहब उसकी मतलब बिजनेस एक्सपेंडिचर आप उसको क्लेम करेंगे, और साहब इसमें आपका सेक्शन 48(2) लग जाएगा कि कोई आप अनरीजनेबल अमाउंट तो पे नहीं कर रहे हैं इंटरेस्ट के नाम का, ठीक बात मींस ये सब कुछ लग जाएगा। बट साहब ये चीजें तो खैर मतलब लगी जाएंगी, बट साहब इसमें जो है ना वो 40B की सीलिंग नहीं लगेगी, ठीक है। बट लेट्स से एबीसी ने मिस्टर डी को इंटरेस्ट तो दिया, बट इन्होंने कहा यार कि मिस्टर सी तो हमारी मुलाकात नहीं हो पाती, ये लो इंटरेस्ट 1 लाख रुपए, और मिस्टर सी को ना ये इंटरेस्ट तुम हैंड ओवर कर देना, मिस्टर सी को ये इंटरेस्ट दे देना। सर कलर चेंज नहीं कर पाया यार, अब हमने मिस्टर कलर ही मेरे पास नहीं है ज्यादा यार, क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो हमने डियर फर्म ने जो है वो मिस्टर डी को 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट दिया और कहा कि यार ये जो इंटरेस्ट है ना ये मिस्टर सी को दे देना। तो यहाँ पे फर्म ने मिस्टर डी को इंटरेस्ट तो दिया, पर सारे बच्चे मुझे बताएं ये इंटरेस्ट फर्म ने मिस्टर डी को किस कैपेसिटी में दिया, क्या इंडिविजुअल कैपेसिटी में दिया, नहीं सर एज अ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में दिया। मतलब मिस्टर डी ने फर्म से जो इंटरेस्ट लिया ये उस पर्सन के बिहाफ पे लिया जिसको मिस्टर डी फर्म में क्या कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, मींस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो इंटरेस्ट होगा दैट वुड बी सब्जेक्ट टू द सीलिंग ऑफ सेक्शन 40B। तो हमने आपके साथ यही बात करनी थी। और लेट्स से एक और छोटी सी बात यहाँ पे और कर लेते हैं। लेट्स से हमारे एक मित्र हैं, हमारे फर्म के एक मित्र हैं मिस्टर ई, जो कि हमारे पार्टनर तो नहीं है, हमारे एक मित्र हैं मिस्टर ई। मिस्टर ई ने फर्म को लेट्स से 10 लाख रुपए का लोन दिया और फर्म को इंटरेस्ट पे करना है, बट मिस्टर ई कहते हैं यार कि फर्म एक काम करना, तुम ना मेरे बिहाफ पे ये इंटरेस्ट मिस्टर ए को दे देना, क्यों हो सकता है कि मतलब मिस्टर ए से मिस्टर ई ने कोई लोन वगैरह लिया हो तो इंटरेस्ट से वो मतलब एडजस्ट हो जाएगा, और देयर कैन बी एनी रीजन, हम उस रीजन में नहीं जाएंगे। मिस्टर ई जो कि हमारे पार्टनर नहीं है, उन्होंने कहा कि आपको जो इंटरेस्ट मुझे पे करना है अपना उस इंटरेस्ट को मिस्टर ए को दे देना। तो लेट्स से कि एबीसी फर्म जो है वो मिस्टर ए को 2 प्रकार का इंटरेस्ट देती है। पहला तो इंटरेस्ट इनको 2 लाख रुपए का देती है जो लोन मिस्टर ए ने फर्म को दिया है,
और दूसरा इनको 1,80,000 रुपए देती है उस चीज के लिए जो लोन मिस्टर ई ने फर्म को दिया है। ध्यान दीजिएगा, जो ये फर्म है ये मिस्टर ए को दो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करती है। पहला 2 लाख रुपए पे करती है उस लोन के लिए जो मिस्टर ए ने फर्म को दिया है, और दूसरा 1,80 उस इंटरेस्ट को उस लोन के लिए पे करती है जो कि मिस्टर ई ने फर्म को दिया है। तो मेरा आप सारे बच्चों से सवाल है कि साहब 40B के दायरे में कौन आएगा? बिल्कुल सही, ये वाला इंटरेस्ट आएगा 40B के लिमिट में। ये जो इंटरेस्ट है साहब, ये जो इंटरेस्ट है ये 40B के सीलिंग में नहीं आएगा। बट जैसे मैंने कहा 40B के सीलिंग में नहीं आएगा साहब, प्लीज ध्यान दीजिएगा, भले 40B के सीलिंग में ना आए बट साहब यहाँ पे 3613 लग जाएगा और यहाँ पे साहब 48(2) भी लग जाएगा। और हाँ, यहाँ पे आपको मतलब TDS भी करना पड़ जाएगा 194A का, क्योंकि 194A सिर्फ और सिर्फ तब मना करता है जब आपने रेजिडेंट पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे किया है इन देयर पर्सनल कैपेसिटी। ठीक बात है। इसी तरीके से लेट्स से कि अगर आप एक नॉन रेजिडेंट को पे करेंगे डियर इंटरेस्ट, तो फिर आपको ना फिर 195 में उसका मतलब TDS करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें मैंने आपके साथ कर ली। अच्छा, बुक प्रॉफिट हमने आपके साथ देख लिया। हमने कहा कि यार जो पार्टनरशिप फर्म जो अपना प्रॉफिट का शेयर पे करेगी पार्टनर्स को, वो पार्टनर्स के हैंड में सेक्शन 10(2) में एग्जम्प्ट होगा। यहाँ पे आपके साथ एक छोटी सी बात और करना चाहते हैं। लेट्स से पार्टनरशिप फर्म है ABC एंड कंपनी, इनके 3 पार्टनर्स हैं ABC। तो पार्टनरशिप फर्म जो है जो प्रॉफिट का अपना शेयर पे करेगी, ध्यान दीजिएगा, जो पार्टनरशिप फर्म जो प्रॉफिट का अपना शेयर पे करेगी पार्टनर्स को, उस पे पार्टनरशिप फर्म को जनरली टैक्स पे करना पड़ता है। और ये जो पार्टनरशिप फर्म जो प्रॉफिट का शेयर पे करेगी पार्टनर्स को, ये पार्टनर्स के हाथ में एग्जम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10(2) है। लेट्स से डियर पार्टनरशिप फर्म के जो प्रॉफिट्स हैं लेट्स से रुपीज 40 लाख रुपीज है या एनी अमाउंट है, और लेट्स से पार्टनरशिप फर्म ना 100% एग्जेम्पशन क्लेम कर लेती है अंडर सेक्शन 10(a), अंडर सेक्शन 10(a), या इनको 100% जो है वो अमाउंट माइनस कर दिया जाता है अंडर चैप्टर 6A हेडिंग C, जैसे ATIA IB वगैरह में। तो अल्टीमेटली पार्टनरशिप फर्म ने टैक्स कितना पे किया? निल। तो अब एक क्वेश्चन उठा, एक इशू बना कि अगर लेट्स से पार्टनरशिप फर्म जो है वो अपने हैंड्स में टैक्स पे नहीं करती है ड्यू टू सर्टेन एग्जम्पशंस एक्सेट्रा जो कि उनको इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइड करता है, और पार्टनरशिप फर्म अगर इस वाले प्रॉफिट को फिर अपने पार्टनर्स पे मतलब बांटती है, मींस अगर पार्टनर्स को अगर इसका अगर शेयर अगर मतलब मींस देगी, तो क्या वो इनकम जो है, वो जो प्रॉफिट का शेयर है, वो क्या पार्टनर्स के हैंड में लायबल टू टैक्स होगा? क्योंकि साहब पार्टनरशिप फर्म ने तो उस पर टैक्स नहीं दिया। तो असेसिंग ऑफिसर इसके लिए असेसी को परेशान करते थे, तो CBDT ने सर्कुलर इशू करके क्लैरिफाई कर दिया कि पार्टनरशिप फर्म जो अपने प्रॉफिट का शेयर पार्टनर्स को देगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उस पे पार्टनरशिप फर्म ने टैक्स पे किया है या नहीं किया, चाहे किसी भी वजह से पार्टनरशिप फर्म ने उस पर टैक्स नहीं पे किया हो, चूंकि आप प्रॉफिट का शेयर दे रहे हैं, प्रॉफिट शेयर वो पार्टनर्स के हैंड में सेक्शन 10(2) में एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो डियर ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए। तो इस सर्कुलर को अगर आप देखेंगे, दिस सर्कुलर इज सर्कुलर नंबर 8/2014 डेटेड 31 मार्च 2014। ठीक बात है। और पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन वगैरह दिया डियर, वो पार्टनर्स के हैंड में PGBP हेड में चला जाएगा अंडर सेक्शन 200। हमने इसकी बात की थी। हाँ, ध्यान दीजिएगा डियर, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस इन केस ऑफ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। अगर लेट्स से पार्टनरशिप फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाता है, और कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाता है दो रीजंस की वजह से। तो दो रीजंस क्या क्या है? या तो पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर रिटायर कर जाता है, या तो पार्टनरशिप फर्म का कोई पार्टनर रिटायर कर जाता है, या तो पार्टनरशिप फर्म के किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, इन द वे कि इनके बदले कोई नया पार्टनर, इनका कोई लीगल हेयर वगैरह उस फर्म को ज्वाइन नहीं करता। अगर लेट्स से कि इनका कोई लीगल हेयर वो पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर आ जाते हैं, तो फिर ये काम नहीं करेगा, मतलब मींस डेथ हो गई बट इनका कोई लीगल हेयर वगैरह वो पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन नहीं करता। या फिर अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई रिटायर हो जाता है, ऐसे सिचुएशन में डियर जो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस होगा, फिर से जो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस होगा, उस एक्सटेंट तक जो कि इन दोनों पार्टनर से डील करता है, वो पार्टनरशिप हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगी। डेट लॉस वुड लैप्स। तो लेट्स से कि हमारे 3 पार्टनर्स थे ABC, ये तीनों इक्वल PSR था इनका, में से इक्वली ये प्रॉफिट वगैरह शेयर करते थे। ठीक बात है। लेट्स से ऑन 1/4/2022 पार्टनरशिप फर्म के पास ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है रुपीज 30 लाख रुपीज का, और लेट्स से ब्रॉड फॉरवर्ड अनअब्जॉर्ब्ड मतलब मींस डेप्रिसिएशन है, ब्रॉड फॉरवर्ड अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, ये भी लेट्स से रुपीज 30 लाख रुपीज का। ठीक है।
लेट से 1/4/2022 को मिस्टर ए जो है वो रिटायर हो गए या उनकी मतलब डेथ हो गई, और साथ में इनके किसी लीगल हेयर ने इस पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन नहीं किया, मींस मिस्टर या तो रिटायर हो गए या इनकी मतलब डेथ हो गई। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा डियर, जो हमारे जो बिजनेस लॉस है, बिजनेस लॉस उस प्रपोर्शन में जो कि मिस्टर ए के शेयर से डील करता है। मिस्टर तुम मुझे बताएंगे टोटल हमारा बिजनेस लॉस कितना है, 30 लाख रुपए, तो मिस्टर ए का प्रोपोर्शनेट शेयर कितना होगा, ₹10 लाख, क्योंकि साहब इक्वल हम PSR शेयर करते हैं। तो इस दिन जो कैरी फॉरवर्ड लॉस होगा, जो फर्म कैरी फॉरवर्ड कर सकती है, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, वो कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 20 लाख रुपए। मींस मिस्टर ए का जो शेयर होगा वो हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। सर ये क्या थोड़ा हार्श प्रोविजन नहीं है डियर? हाँ ये प्रोविजन थोड़ा सा हार्श है, बट साहब जो है यही इसमें हम क्या कर सकते हैं। बट हाँ ध्यान दीजिएगा डियर फ्रेंड्स, मींस अनअब्जॉर्ब्ड मींस मतलब डेप्रिसिएशन में डियर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं करेगा, और आप मतलब डेप्रिसिएशन जो आपका जो अनअब्जॉर्ब्ड है उसको आप पूरा का पूरा कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। तो पूरा का पूरा 30 लाख रुपए का मींस डेप्रिसिएशन जो आपका अनअब्जॉर्ब्ड है डियर वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, बट जो बिजनेस लॉस है डियर वो उस पार्टनर के शेयर का जो है वो आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। डेट लॉस वुड लैप्स, ठीक बात है। तो सेक्शन 78 यही कहता है साहब, जो प्रोपोर्शनेट बिजनेस लॉस है डेट वुड लैप्स, बट मींस डेप्रिसिएशन जो अनअब्जॉर्ब्ड डियर उस पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, डेट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड, ठीक है। अच्छा आगे आते हैं, लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स ऑफ LLP इन लिक्विडेशन। तो डियर हमने आपके साथ जैसे बात की थी कि पार्टनरशिप फॉर्म और LLP स्टैंड्स एट द सेम लेवल, बट अगर आप देखें तो सेक्शन 167 जो C है दैट इज स्पेसिफिक टू द LLP ओनली, और हम आपके साथ सेम सेक्शन देखेंगे, सेम सेक्शन इन द सेंस सेम प्रोविजंस कंटेन करता हुआ सेक्शन 188A वो बात करता है लायबिलिटीज ऑफ द रेगुलर पार्टनरशिप फर्म, लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स इन केस ऑफ द मींस रेगुलर मतलब पार्टनरशिप फर्म। अगर हम LLP की बात करेंगे तो साहब जो सेक्शन आएगा डेट वुड बी 167C है। तो ये दोनों सेम ही, बट दोनों में से एक बहुत बड़ा अंतर है। LLP के केस में एक्ट LLP के पार्टनर को एक तरीके का हम कह सकते हैं डिफरेंस मतलब रिलीफ देता है कि यार अगर LLP के पार्टनर, अगर लेट से तुम ये प्रूव कर देते हो कि पार्टनरशिप की LLP में जो कोई मतलब टैक्स पेबल है उसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो, तुम्हारी ग्रॉस मतलब तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा उसका इशू नहीं, तुमने अपना काम सही से किया था, तो तुम्हारे ऊपर जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी नहीं आएगी, तुम्हारे ऊपर जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी नहीं आएगी। बट साहब ये रिलीफ किसको नहीं दिया गया, ये रिलीफ जो है डियर फ्रेंड्स रेगुलर पार्टनरशिप फर्म व्हिच हैज नॉट बीन ऑर्गेनाइज्ड इटसेल्फ एज अ LLP, उनको ये रिलीफ नहीं है, और वहां पे जॉइंट एंड सेवरल ऑब्लिगेशन आएगी सारे के सारे मतलब पार्टनर्स की, और इवन सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स की नहीं, जिन पार्टनर्स की मतलब डेथ होगी डियर उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे भी आ जाएगी डियर फ्रेंड जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी एज पर सेक्शन 188A। बट LLP के केस में डियर अगर कोई पार्टनर ये प्रूव कर दे कि ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, तो साहब उस केस में उनके ऊपर जो है वो जॉइंट एंड सेवरल मतलब मींस लायबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है। तो मेरे साथ साथ पढ़ ले, wherein a tax due from LLP in respect of any income of the previous year or from any other person in respect of any income of the previous year during which such person of an LLP की बात करेंगे कैन नॉट बी रिकवर्ड। तो लेट्स से कि अगर LLP का अगर मतलब टैक्स पेबल आता है 42 लाख रुपीज, और LLP से ये टैक्स अगर हम रिकवर नहीं कर सकते, तो जितने भी लोग इस LLP के पार्टनर थे एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उन सबकी जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी होगी, मींस वो सारे के सारे लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे, और इनकम टैक्स अथॉरिटीज जो है डियर उन पार्टनर्स की मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज को अटैच करके रिकवरी कर सकती है, ठीक बात है। बट LLP के केस में पार्टनर्स को यहाँ पे एक छोटा सा मतलब हम कह सकते हैं कि डिफरेंस मींस बेनिफिट दिया गया, मींस इसको हम क्रिकेट की लैंग्वेज में कहते हैं डिफरेंस बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया। अच्छा ध्यान दीजिएगा, फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स अनलेस ही प्रूव्स दैट द नॉन रिकवरी कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेबल टू एनी ग्रॉस नेग्लिजेंस मिसफिनेंस और ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑन हिज पार्ट इन रिलेशन टू द अफेयर्स ऑफ LLP। तो इसका मतलब है कि अगर आप ये प्रूव कर दे रहे हैं कि मैंने तो LLP में अपना जो भी काम था मैंने बिल्कुल सही तरीके से किया, मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं, तो साहब ये जो जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी आपकी नहीं होगी। तो लेट्स से कि किसी LLP के 4 पार्टनर्स थे ABCD, तो 42 लाख रुपीज की रिकवरी के लिए वो सारे के सारे लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, बट लेट्स से मिस्टर ये प्रूव कर देते हैं कि ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, तो ये जो 42 लाख रुपीस की लायबिलिटी है ये 3 पार्टनर्स पे होगी। इस बात का ध्यान दें साहब, जो 3 पार्टनर्स पे होगी इसका मतलब ये नहीं कि साहब प्रोपोर्शनेट होगी, नहीं प्रोपोर्शनेट नहीं होगी। हो सकता है कि किसी एक ही पार्टनर से आप सारी की सारी रिकवरी कर लें, या हो सकता है कि आप प्रोपोर्शनेट करें, ये डिपेंड करता है इनकम टैक्स अथॉरिटीज पे, प्रोपोर्शनेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है।
अच्छा, आगे आते हैं साहब। इसमें अगर आप देखेंगे, अगर हम नॉर्मल अगर हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें, जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स फॉर द पेमेंट फॉर द टैक्स पेबल बाय द फर्म। एवरी पर्सन हु वाज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अ पार्टनर ऑफ द फर्म एंड द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पर्सन हु इज means deceased shall be jointly and severally liable along with the firm for the amount of tax penalty or other sum payable by the firm for the assessment. Year 2 is the previous year to such previous years relevant and all the provisions of this act shall apply to the assessment and imposition. ना मुद्दे वाली बात ये है कि अगर हम रेगुलर पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो सारे के सारे पार्टनर्स लाइबल हैं हर वो अमाउंट पे करने के लिए जो कि इंटरेस्ट जो कि पार्टनरशिप फर्म में टैक्स बनता है, पेनल्टी बनती है, इंटरेस्ट बनता है, फीस बनता है और एनी अदर सम पेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक बात है। तो यहाँ पे जॉइंट एंड सेवरल मींस लाइबिलिटी तो है ही है पार्टनर्स की, जो पार्टनर्स लेट्स से कि अब संसार में नहीं रहे उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर भी डियर हमने क्या लगा दी, जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी इंपोज कर दी। ठीक है। अच्छा, फर्म डिसॉल्व और बिजनेस डिसकंटिन्यूड, मेरी बात पर डियर ध्यान दीजिएगा। लेट्स से कि अगर फर्म डिसॉल्व हो गया, उनके बिजनेस को आगे कंटिन्यू नहीं किया गया, मींस फर्म डिसॉल्व और बिजनेस डिसकंटिन्यूड, डिसॉल्व और डिसकंटिन्यूड, तो असेसमेंट साहब इस ये मान के किया जाएगा कि फर्म जो है वो कंटिन्यू कर रही है और फर्म का जो है वो डिसोल्यूशन नहीं हुआ और फर्म का जो बिजनेस है वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। सारे के सारे वो पार्टनर्स जो एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर थे, इंक्लूडिंग द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मींस मतलब डिजीज पार्टनर, वो भी साहब लाइबल होंगे टू पे एनी टैक्स, मींस इनकी क्या बन जाएगी, जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी। ठीक बात है। बात यहाँ खत्म नहीं होती, मेरी बात पे डिफरेंस थोड़ा सा मतलब ध्यान देंगे। लेट्स से कि अगर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर लेट्स से कि वो पार्टनरशिप फर्म चल रही थी और सिर्फ 2 महीने अगर ये पार्टनरशिप फर्म चली, बट लेट्स से अगर असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है यार कि उन्होंने 2 महीने में कुछ ऐसी गलती की जिसकी वजह से चैप्टर मतलब 21 की पेनल्टी इंपोजेबल है, तो वो पेनल्टी पार्टनरशिप फर्म पे लगाई जा सकती है। बट सर पार्टनरशिप फर्म तो है ही नहीं डियर, पार्टनरशिप हमें अगर नहीं भी हो तो क्या हुआ, हम सेक्शन 189 के हिसाब से असेसमेंट क्या मान के कर रहे हैं कि पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है। तो लेट्स से कि यहाँ पे जो फर्म की जो टैक्स पेबल बनता है वो बनता है 5 लाख रुपए और लेट्स से इंटरेस्ट कंप्यूट होता है 1 लाख रुपए और लेट्स से सेक्शन 21 की पेनल्टी आती है लेट्स से 3 लाख रुपए। तो साहब ये जो टोटल 9 लाख रुपीज है ना, अब ये 9 लाख रुपीज जो है वो फर्म में जितने भी लोग उस प्रीवियस ईयर में पार्टनर थे एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो सारे के सारे लोग उसको पे करने के लिए लाइबल होंगे जॉइंटली एंड सेवरली, इंक्लूडिंग द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मींस डिजीज्ड पार्टनर, वो भी लाइबल होगा। हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे साहब कि आपको इस पर टैक्स देना पड़ेगा। आर यू गाइस गेटिंग? ठीक बात है। अच्छा, तो सेक्शन 189 में डियर यही बात लिखी गई है, एवरी पर्सन हु एट एनी टाइम सच डिसकंटिन्यूएशन और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर ऑफ द फर्म एंड द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच पर्सन हु इज मींस deceased shall be jointly and severally liable for the amount of tax penalty or other sum payable by the firm. ठीक बात। If any proceeding have commenced in respect of any assessment year before such dissolution or discontinuation takes place, the proceeding may be continued against such persons फ्रॉम डेट स्टेज। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो हुआ क्या, लेट्स से कि हमारे पास एक पार्टनरशिप फर्म है और लेट्स से कि साहब लेट्स से 10 फरवरी 2022 को हमारी पार्टनरशिप फर्म का एक स्क्रूटनी असेसमेंट लग गया या फिर हमारी पार्टनरशिप फर्म का एक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट लग गया। ठीक बात है। इस पार्टनरशिप फर्म में लेट्स से 3 पार्टनर्स थे, मिस्टर ABC। इस दिन जब ये स्क्रूटनी असेसमेंट लग गया, हमारे 3 पार्टनर्स थे मिस्टर ABC और मिस्टर ABC ने फिर प्लान किया कि यार अब हम ना 1/4/2022 से पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू नहीं करेंगे, वी विल मींस डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म और मींस मतलब डिसकंटिन्यू द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 1/4/22 से पार्टनरशिप फर्म को आगे कंटिन्यू नहीं किया और हमारा स्क्रूटनी असेसमेंट कब से लग गया, 10 फरवरी 2022 से। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने जो है फ्यूचर में अपनी पार्टनरशिप फर्म बंद कर दी, ये जो पूरी की पूरी जो प्रोसीडिंग है डियर, ये भले पार्टनरशिप फर्म नहीं रहा तो क्या हुआ, इस दिन जितने भी पार्टनर्स थे ABC, इनके अगेंस्ट कंटिन्यू की जाएगी एज द प्रोसीडिंग इज बीइंग मींस continued against the partnership firm। तो मेरे साथ साथ देख लें, if any proceeding have commenced in respect of the assessment year before any मतलब dissolution or means discontinuation takes place, any proceeding may be continued against such persons, partners and legal representative from that stage। तो लेट्स से कि अगर मिस्टर C की डेथ हो गई और मिस्टर D इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है साहब, तो C के बदले यहाँ पे कौन आ जाएगा, D, और ये सारी की सारी प्रोसीडिंग इन लोगों के अगेंस्ट कंटिन्यू करेगी सेक्शन 189 के हिसाब से। तो डियर हमने आपके साथ असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप हम देख लिया।